दिन याद आ जाएगा आज। ठीक है। ओके सो गाइस, आज का टॉपिक है आपका एमएमसी फेज 22 एस वी ए। ठीक है, एस वी ए का मतलब होता है आपका स्टॉक वैल्यूएशन एनालिसिस। देखो मैं इसमें ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता ही है स्टॉक का मतलब यहाँ स्टॉक मार्केट नहीं है। पहली बात तो स्टॉक का मतलब हर उस चीज़ से है जिसकी जिसका एक हिस्से के बारे में हम लोग बात करें। जैसे मैं गोल्ड की बात करूं, एक 1 किलो का गोल्ड का बार है, कमरे में 10 लोग हैं, तो सबको मैंने जो है आप कह सकते हो 100-100 ग्राम दे दिया है, तो एक स्टॉक हो गया। वो मैं उस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सो आगे बात करते हैं हम लोग स्टॉक वैल्यू एनालिसिस के अंदर। देखो हो सकता है कि जो थोड़े लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हैं उनकी थोड़ी सी ये लगे कि यार ये क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले समझो कि हमारे पास क्या क्या डिजिटल एसेट्स होते हैं। कई तरीके के एसेट्स होते हैं। इफ वी आर सॉल्विंग देम, अगर हम उनको सॉल्व करते हैं लार्जर देन 1 डे टाइम फ्रेम, मिनिमम 1 डे टाइम फ्रेम पर हम उनको सॉल्व करते हैं, ये समझ के चलो एंट्री एरिया 1 डे टाइम फ्रेम पर है। अब लेवल्स बनाने के लिए तो आप 1 मंथ का आप समझ ही सकते हो। ठीक, तो ये उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ सकते हो। इसलिए 1 डे टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एसेट्स में इस तरीके के एनालिसिस को कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एनालिसिस या लॉन्ग टर्म एसेट एनालिसिस। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, कैपिटल डालो के अंदर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। या फिर आप इसको एसिड एनालिसिस कह सकते हो। देखो जब हम 1 डे से आगे की बात करते हैं ना तो हम लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता तो क्या फायदा, जब हम बात करते हैं स्मॉलर देन 1 डे, जो 1 डे के अंडर में ही सब कुछ हो जाता है, तो उसके हम लोग मैक्सिमम हमारा 1 डे रहता है। मैक्सिमम 1 डे है तो उसका मतलब है कि हम एवरेज 4 से 6 मंथ का चार्ट पर ग्राफ देखते हैं। जैसे पूरा चार्ट चलता है ना, पूरा चार्ट चलता है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल मिलके नीचे क्या क्या बनाती है, 4-5 महीने बनाती है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एसेट एनालिसिस। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एनालिसिस। ये चलता है विद इन 1 ईयर। मैंने क्या बोला, विद इन 1 ईयर, तो इस पे STCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसे हम बोलते हो। यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम होता है मिनिमम, और एनालिसिस किया जाता है 1 मंथ, जो कि मैक्सिमम मिनिमम चलता है 4 से 5 साल का। तो ऐसे में लगता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टैक्सेशन का थोड़ा सा सिस्टम हो जाता है, मैंने आपको साथ के साथ पहले ही बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अगली अगली चीज़ों के ऊपर। जैसे कि ये वाले की बात करें, ये तो हम करते ही रहते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक स्टॉक है तो उसका, या कोई भी एक हमारे पास कोई भी एसेट है जिसका बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना है, यानी कि उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल्स। अब यहां पर आ जाओ फंडामेंटल्स के बारे में। चार्ट को भूल जाओ दिमाग से, इग्नोर द चार्ट, ये अब चार्ट की दुनिया नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है आपका जब हम लोग किसी भी इन एसिड के डीप में जाके बात करते हैं, इनकी होने वाली हालत के बारे में बात करते हैं,
इनमें होने वाले फंडिंग के बारे में बात करते हैं, एक इंटेंशन के बारे में बात करते हैं, एक पब्लिक डिमांड, एक पब्लिक नीड के बारे में बात करते हैं कि क्या उस चीज़ को लेके फ्यूचर में कैसे उसकी नीड बढ़ेगी। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की नीड नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है कि वो कंपनी कोई कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है। आज के टाइम में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, आज के टाइम में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है जो सप्लाई किस चीज़ की देती है। ध्यान से समझना, मैं जो लाइन बोलूँगा ना, आज के टाइम में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है जो सप्लाई देती है हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस। आज आज की चीज़ में उसकी डिमांड बढ़ती है जो सप्लाई देती है चलो मैं अभी यही लाइन लगाता हूँ, अभी फिलहाल के लिए यही सबसे बेस्ट, हैप्पीनेस की। अब इस चीज़ से, इस चीज़ की जो इंपॉर्टेंस है वो एसेंशियल से भी ज़्यादा है। एसेंशियल जानते हो क्या होता है? पानी, खाना, कपड़े, ये एसेंशियल्स हैं, ये चाहिए ही चाहिए सब किसी को। कोई नंगा थोड़ी घूमेगा, कपड़े तो चाहिए ना उसे। लेकिन उनमें हैप्पीनेस के लिए उसे ब्रांडेड चाहिए। तो किस ब्रांड की चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी, वो इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऐसा क्या है जो आगे जाके बहुत ज्यादा एक तरह से पॉपुलर हो सकता है। उसकी डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके साथ जो जो इन्वेस्टर कंपनीज हैं उनका स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो सारी चीजें इन सब चीजों पर डिपेंड करती है, इंटेंशनल एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक पहले? तो ये हैप्पीनेस का सबसे पहला स्टॉक का वर्जन है, एक फिजिकल गुड्स का वर्जन है, जो फिजिकल गुड्स की कंपनीज होती हैं उनके साथ ये चीजें काम करती हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल हैप्पीनेस के बारे में। डिजिटल हैप्पीनेस का मतलब है वो प्लेटफॉर्म्स, वो एप्लीकेशंस, वो एप्स जो बेसिकली लोगों को हैप्पीनेस दिखाती हैं या दूसरों को देख के खुश होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, जैसे कि आपका और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, और कोई ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, अब किसी एक को मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश को मिल रही है तो बड़ा फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड। और मे भी आप कह सकते हो कि ये लोगों के खुद की इच्छा के हिसाब से आती या। अब मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाता हूँ डिजिटल डिमांड के बारे में। ठीक है, यू कैन सी, हमारे सामने पोर्शन बना हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा बिटकॉइन है जो कि हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। इसमें डिमांड क्रिएट होती है बेसिकली फंडामेंटल्स के बेसिस पे, जैसे कोई बड़ा आदमी कैसे लगा रहा है, इसमें बड़ा आदमी कैसे यूज कर रहा है या। ठीक है, तो मैं आपको पहले मेटा, ठीक है, अरे मेटा लगाओ यार, मेटा के बारे में बताता हूँ। मैंने मीट लिख दी। ये मेटा इनकॉर्पोरेशन का ग्राफ है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, इसको हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी हमेशा हर बार इसका डिप के बाद बहुत अच्छा मूव इसका क्रिएट, पहले से भी ज्यादा। हैप्पीनेस इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस व्हेन देयर इज ए वॉस सिचुएशन। और मे भी कह सकते हैं आप, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो वो कुछ बाकी के स्टॉक्स के साथ भी डिपेंड करता है कि भाई लोगों ने इसके अंदर कितने एडवर्टाइजमेंट चलाए हैं, जो में एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं, इससे मेटा क्या करता है, आगे जाके पैसे देता है लोगों को। ठीक है, वो सारी चीज़ें। आपको यूट्यूब दिखा देता हूँ मैं, गूगल इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसे हम लोग बोलते हैं, अल्फ़ा, ALP, अल्फ़ाबेट, यू कैन इजीली सिलेक्ट देम। इन सबके साथ सेम चीज़ है। अब इनके फंडामेंटल कैसे काम करते हैं, जो आप देखो ना यहाँ पर, इनकी अर्निंग वगैरह तुम्हें शो हो जाएगी, अर्निंग है, डिविडेंड्स हैं, अर्निंग है, डिविडेंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ में शो भी हो जाएंगी कैसे कैसे यहाँ पर। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर जो है चीज़ें हमारी निकल के आती हैं। अब फंडामेंटल में क्या होता है, हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम, देखो मैं खुल के नहीं बोल सकता, सॉरी, क्योंकि स्टॉक नहीं कर सकते हम लोग एनालिसिस, इंडिया में अलाउ नहीं है, बाहर भी नहीं। तो आप तुम सोचोगे यार ये तो ओवरव्यू हो गया, इससे बाद डिटेल बताऊंगा तो फिर बेमतलब हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं बता सकता। अलग से मास्टर क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, सॉरी। अब हम इसके अंदर कुछ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं।
मॉडरेटर थोड़ा सा यार कंट्रोल रखो चैट पे, कीचड़ विचड़ साफ करो यार, तुम्हें पता है ना गंदी बारिश हो जाती है, एसिड रेन आ जाती है मेरी चैट में, थोड़ी एसिड को साफ करो। फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ का बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि डायरेक्ट लिंक होती है बैंक से, ठीक है, बैंक से। जैसे सबसे बड़ा डेटा होता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से बहुत फर्क पड़ता है, एक एक पॉइंट का फर्क पड़ जाता है, एक एक पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर मैंने बोला ना कोई इन्फ्लेशन इतना है, तो आगे जाके वो 2.6 हो गया, तो पता नहीं है इस 0.1 से क्या क्या हो जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है मार्केट में, सिर्फ इस एक 0.1 वैल्यू से। जैसे सीपीआई डेटा में होता है, सीपीआई डेटा अगर कम आ जाए ना, तो मार्केट डिमांड क्रिएट कर देती है, क्योंकि पहले से कम है। सीपीआई डेटा आपसे बोला कि 4.5 है, आगे जाके आज 4.4 आ रहा है, तो 0.1 कम हो गया, कम हो गया तो इसका मतलब कमी आई है, तो वॉल्यूम डालो, ठीक है, डिमांड बढ़ाओ, तो मार्केट में डिमांड आती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, लार्जर टाइम फ्रेम में वहां से क्रिएट होता है रिवर्सल एरिया, ठीक है, वहां से क्रिएट होता है रिवर्सल एरिया। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब हम लोग चार्ट नहीं देखना चाहते, तब हमें इन सब डेटास को देखना पड़ता है, सिर्फ डेटा के हिसाब से भी लोग यूज करते हैं। और लार्जर टाइम फ्रेम पे, लार्जर इन्वेस्टिंग में अगर कुछ चीज़ होती है एज ए होल्डिंग के लिए, जैसे 4-4 5-5 साल के लिए होती है, तो उनमें भाई मैं क्या बोलूँगा, मैं उनमें हमेशा मार्केट ग्रो ही करती है, कभी नीचे नहीं आती है, ग्रो ही करती है, नीचे ही आती है, ठीक है, हमेशा ग्रो ही करती है मार्केट ज़्यादातर केसेस में। ऐसा कौन सा स्टॉक होगा, कोई ना जाना होगा जो जीरो पे आया होगा, हमेशा ग्रो ही करता है, लेकिन लोगों के अंदर 5-5 साल 10-10 साल वेट करने का समय नहीं है। देखो मैं अपनी बताऊं, मेरे पास तो है, मैं तो, अब मैं नहीं बता सकता इसके बारे में क्या ये है, क्या इन्वेस्टिंग है, ठीक, आई कैन जस्ट से कि बड़ा अमाउंट जो होता है ना, इन्वेस्टिंग में बनता है, ऐसे नहीं बन सकता, और उसमें सेफ भी रहता है, सेफ रहता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर हम लोग सेंट्रलाइज्ड मार्केट का यूज़ करते हैं ना, तो उनके अंदर क्या है कि हम न्यूज़ के बेसिस पे समझ सकते हैं कि एक्चुअल मार्केट का मूव क्या है, किस तरीके से। अभी मैं किसी एक कंपनी का एग्जांपल भी नहीं बता सकता आपको कि वो है, उसके साथ ये है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाहता था आप किसी कंपनी का नाम बता के उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता था कि देखो यहाँ कैसे प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी क्यों बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। ओके, या तो आप अब ये चीज़ें किसी भी स्टॉक में अपने हिसाब से डाल डाल सकते हैं, तो वहां पर आपको रिलेटिविटी दिखने लग जाएंगी, कहाँ कहाँ किस चीज़ से यूज़ हुआ है, ठीक है। यही सब चीज़ें आपकी करेंसी पेयर्स में रहती है, जैसे अगर मैंने डॉलर खरीद के रखा हुआ है, तो डॉलर का फिर बाद में अगर यूएस डॉलर का और आईएनआर का क्या आगे ग्राफ बढ़ेगा, वो भी इन सब चीज़ों से फर्क फर्क पड़ता है, जब ये जैसे टैरिफ वगैरह आते हैं। आप अगर नॉर्मल यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखोगे, वहाँ आप देखो यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर का चार्ट आप देखो, यू कैन इजीली सी द ड्रॉप एंड द ग्रोथ। आप ड्रॉप देख सकते हो, ये ड्रॉप, तो इनमें जो मूव है वो बेसिकली ऐसे जब आता है, जब एक कंट्री दूसरी बाकी कंट्रियों के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेती है, उसमें इंटरनल बैंक का कोई मतलब नहीं, जैसे सीपीआई का यूएसडी आने से कोई मतलब नहीं है, सीपीआई डेटा का इससे कोई मतलब नहीं है, सीपीआई डेटा कुछ भी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो फंडामेंटल इसलिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं ना यूएसडी एनआर को होल्ड करें, तो उसके लिए फंडामेंटल हमें कंट्री वाइज देखने पड़ते हैं, कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के लिए, यानी कि एक करेंसी ने दूसरी करेंसी के लिए क्या क्या रूल्स निकाले हैं, या फिर क्या डिसीजन लिए हैं, ऐसा क्या हुआ है, फिर फंडिंग लिए वगैरह वगैरह रिजर्व से रिलेटेड, तो हमें इस चीज़ पे यूज़ करना, और ये कोई छोटे मोटे नहीं होती, ये बहुत लंबे लंबे समय में इनके इफेक्ट आते हैं। अब सुनो इनकी पॉजिटिव्स क्या होती है। पॉजिटिव्स इनकी ये है कि जब इनके अंदर न्यूज़ नहीं आती ना, तो डायरेक्शन एक ही रहती है, वो भी सालों तक, इनकी डायरेक्शन एक ही रहती है सालों तक, सालों तक, क्योंकि कोई न्यूज ही नहीं है, तो मार्केट फ्लो कैसे करेगी ऊपर नीचे। हमारे बिटकॉइन में तो कभी कुछ, गोल्ड में कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी मार्केट जब तक उसमें ज्यादा, अगर जैसे मान लो जैसे गोल्ड के साथ है कि बहुत लंबे समय से उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज ही आई है, तो वो पॉजिटिव 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 होता जा रहा है। जब उसके अंदर न्यूज ही साल में एक बार आएगी, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, धीरे धीरे करके फ्लो करेगा। गॉट इट। अब समझो फायदा किसमें, कम न्यूज देने वाले एसेट में फायदा होता है,
अब ये यूएसडी ना चुप चुप के ऊपर बढ़ा है। सोचो जिन्होंने डॉलर होल्ड करा होगा उन्होंने कितने महंगे पे जाके बेचा है ऊपर जाके, जिन्होंने पिछले 10 साल से डॉलर होल्ड कर रखा है। चुपचाप मार्केट बढ़ रही है, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता इन जैसी करेंसीज पे, अपनी देश की करेंसी पे ध्यान ही नहीं देता। एक्चुअल में प्रॉफिट किसने निकाल के दिया है? 10 साल का ग्राफ देख लो आप, इसका पता लग जाएगा आपको प्रॉफिट किसने निकाल के। 2015 पे 61 पे था और अब देखो कहाँ पहुंच गया है, 88 पे पहुंच गया 10 साल बाद। चुप चुप के बढ़ रहा है, कोई नाम ही नहीं हो, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है अपने आप को। यही ग्राफ मैं आपको यूएस ऑयल का दिखाता हूँ सेम, ठीक है। ये यूएस ऑयल का ग्राफ है, यू कैन सी। ये न्यूज़ की वजह से है, यूं ऊपर नीचे जल परी की तरह लहरा रही है मार्केट ऐसे करके, ठीक है। जिसमें ज़्यादा न्यूज़ होंगी ना उनकी हालत ऐसी होगी, वो एक ट्रेंड तो क्रिएट करेंगी लेकिन बेसिकली उनके अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें कंटिन्यू लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूशन नहीं दिखेगा। तो वो उन्हीं में ये जो रेपुटेड नहीं है, जिनका नाम इतना ज़्यादा नहीं होता। बिटकॉइन के साथ भी ऐसा क्यों होता है? नाम है ना बहुत ज़्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उस टाइम से पॉजिटिव। जिनकी वैल्यू कभी 1 लाख है तो कभी 15,000 पे आ जाती है। गॉट इट? इस तरीके से फंडामेंटल्स काम करते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। चार्ट तो बस एक नजर आना है कि वैल्यू दिखती है, एक्चुअल में तो प्राइस का हिसाब होता है हर जगह। कि मैंने अगर किसी चीज़ को 70 रुपये में लिया है ना और मैंने उसको 71 में बेच दिया है, तो वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट है देखा जाए लार्जर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उसकी वैल्यू ही बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो क्या बच गया? या गॉट इट गाइस? समझ में आया सभी को?